भारत में कुल कृषि आय में पशुधन का हिस्सा है। कृषि के अंदर पशुधन का कितना हिस्सा है? भारत की कृषि ये अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि। और यहाँ पर क्या क्या होता है? यहाँ पर मिश्रित कृषि भी होती है। अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। मिश्रित कृषि क्या है? कृषि के साथ पशुपालन। कृषि के साथ पशुपालन व गांव में ये देखने को ज्यादा मिलती है। और यहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों साथ में करते हैं। तो यहाँ पर जो गाय है, गाय भैंस आदि ये पशु, साथ में बकरी है, ये सभी है कृषि के साथ साथ है, ये भी कार्य करते हैं। तो वो होती है मिश्रित कृषि होती है। वो होती है मिश्रित कृषि। तो यहाँ पर है कुल कृषि आय में पशुधन का कितना हिस्सा होता है? तो कितना हिस्सा है? तो वो हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। 20% हो जाएगा, इसका 20% हिस्सा माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नवरात्रा का लक्खी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंध है? तो यहाँ पर लक्खी मेला का पूछा है, कौन सी लोक देवी से संबंध है? तो नवरात्रा का मेला कहाँ पर लगता है? नवरात्रा का मेला ये तो है करणी माता, करणी माता के मंदिर में लगता है। तो ये साल में 2 बार लगता है, साल में 2 बार लगता है। और केला देवी मंदिर, लक्खी मेला है ये केला देवी मंदिर है, ये करौली के अंदर है, करौली में है। तो अगला प्रश्न है, शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? चेचक की देवी, बच्चों की सुरक्षिका, महामाई और दादी जी। तो बताएं शीतला माता को है वो किस नाम से नहीं जाना जाता है? किसके नाम से नहीं जाना जाता है? चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? किसके नाम से नहीं जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो भी चेचक की देवी कर रहा है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर होगा दादी जी, दादी जी नहीं होगा, ये होगा आपका सती, सती माता होता है, सती माता होता है। इसको नारायणी माता भी कहते हैं, नारायणी माता। तो गुरुजी इसका कहाँ पर है? तो ये है झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू के अंदर है इसका मंदिर। तो चेचक की देवी भी कहते हैं, बच्चों की ये काम, ये चेचक की देवी यानी निवारक है, और बच्चों की सुरक्षिका है महामाई, महामाई भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो बताइए दोस्तों, भारत में ऊंटों की संख्या है जो कहाँ पर है? कौन से राज्य के अंदर है? तो ये आपकी हो जाएगी राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है, राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। और राजस्थान में ऊंट कितने प्रतिशत है? तो राजस्थान में 65% ऊंट है, 65% ऊंट ऊंट है राजस्थान के अंदर। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऊंटों कितना प्रतिशत है? तो 65% ऊंट हो जाएगा। तो राजस्थान के अंदर ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय है ये किसको जाता है? तो ये आप जाता है पाबू जी को, ये ऊंट लाने का श्रेय है पाबू जी को जाता है। तो ये ऊंटों के देवता कौन है? तो ऊंटों के देवता पाबू जी है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? किसका पूछा है? तो यहाँ पर राजस्थान का पूछा है। तो 17वां, 21वां, 19वां और 28वां। तो बताएं, राजस्थान में महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो ये आपको कितना मिलेगा? 65% मिलेगा, 65% है भारत के अंदर साक्षर महिलाओं का मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। तो महिला साक्षरता की दृष्टि भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो गुरुजी इसका हो जाएगा 28वां स्थान है। कौन सा? 28वां स्थान है, हो जाएगा आपका। तो राजस्थान में साक्षरता है जो
महिलाओं की, जो लड़कियों की है वो 28वां स्थान है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो लुभावनियां जो योजनाएं दी जाती है, जिस कारण से यहाँ पर साक्षरता है जो 28% है। तो यहाँ पर आप सभी है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? रज्जब जी, जेमलदास जी, मल्लिनाथ जी और संत पीपा जी। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? संत पीपा जी। इसका उत्तर हो जाएगा संत पीपा जी, डी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। तो बताइए संत पीपा जी थे, ये कहाँ के थे? संत पीपा जी कहाँ के थे? तो ये थे गागरन, गागरोन के थे। गागरोन है झालावाड़, झालावाड़ यहाँ के ये शासक थे, यहाँ के ये शासक थे। तो संत पीपा जी के गुरु जी का क्या नाम था? तो बताइए संत पीपा जी के गुरु का नाम था रामानंद, रामानंद था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संत पीपा जी। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? मतेरेरी राड़ किस वर्ष की घटना है? 1644, 1654, 1656, 1544 ईस्वी। तो बताइए मतीरेरी राड़ किस वर्ष की घटना है? चलिए सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा 1644 ईस्वी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1944, 1924, 1933, 1946 से। तो बताइए मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना है वो कब की गई थी? तो आपका उत्तर है 1933 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के इतिहास का विस्तृत नायक था। तो मारवाड़ इतिहास का जो विस्मृत नायक था वो कौन था? राम राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह है। तो चलिए बताइए मारवाड़ के इतिहास का विस्तृत नायक था वो कौन था? विस्तृत नायक है तो बताएं। तो मारवाड़ का प्रताप कौन थे? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका राव चंद्रसेन हो जाएगा। तो मारवाड़ का प्रताप इसे कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं राव चंद्रसेन को। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं इनको मारवाड़ का प्रताप? क्योंकि ये 1570 में नागौर का जो दरबार लगा था उसमें गए थे और अकबर की चाल को ये समझ गए और वहां से समझ गए थे और अधीनता स्वीकार नहीं की उन्होंने, अधीनता स्वीकार नहीं की राव चंद्रसेन ने। अकबर की अधीनता है वो उन्होंने स्वीकार नहीं की थी और वहां से चले गए थे, इसलिए उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की और ये मारवाड़ के विस्तृत नायक कहलाते हैं, इसलिए मारवाड़ के विस्तृत नायक कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन को भोला बिसरा, भोला बिसरा राजा भी कहा जाता है, भोला बिसरा राजा भी कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? लोहित, लोहार, लोहू, लोहारी। तो लोहा शब्द का विशेषण, विशेषण क्या हो जाएगा आपका? लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर, चलिए बताइए सभी। एक बार इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस सेशन को सभी लाइक कर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहार, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा है कि विश्व देशज स्थानीय जन दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त, 23 जुलाई, 14 अप्रैल, 9 नवंबर। तो विश्व देशज या स्थानीय जन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है 9 अगस्त को, 9 अगस्त को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 9 अगस्त को स्थानीय जन दिवस बनाया जाता है तो इसी दिन और क्या बनाया जाता है? तो इसी दिन आदिवासी दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिन आदिवासी दिवस भी बनाया जाता है। इस दिन विश्व आदिवासी
इस दिन पूर्व विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व देश दिवस है, ये बनाया जाता है 9 अगस्त को बनाया जाता है। और 14 अप्रैल को क्या बनाते हैं? भीमराव अंबेडकर जयंती बनाते हैं। भीमराव अंबेडकर जयंती बनाते हैं 14 अप्रैल को। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था नारायणी देवी था। वास्तविकता रानी सती का नाम दादी दादी जी था। चलिए अगला प्रश्न है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है कहां पर है? जयपुर में, अजमेर में, डीडवाना में, टोंक में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टोंक में है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी डी वाले ऑप्शन को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट। ब्यावर है, राजसमंद, मकराना, उदयपुर। तो बताइए राजस्थान का कौन सा शहर है जो सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। सभी विद्यार्थी इसका उत्तर दे। क्या हो जाएगा सर जी? कौन सा शहर है सफेद शहर, कौन सा है? तो ये सफेद शहर है, ये आपके मकराना को बोलते हैं। मकराना को सफेद शहर बोलते हैं। और जो उदयपुर है, यहाँ पर उदयपुर भी है, इसको भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उदयपुर है जो झीलों की नगरी है, तो यहाँ पर झीलों में सफेद पानी है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मकराना, सी ऑप्शन है। सभी सी ऑप्शन को ब्लॉक कर दे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, आपसे क्या पूछा है? नक्की झील कहाँ स्थित है? अजमेर, माउंट आबू, भरतपुर, उदयपुर। तो बताइए विद्यार्थियों, नक्की झील है ये कहां पर है? बहुत बार ये प्रश्न आपके लिए रिपीट हुआ है, काफी बार। तो इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा इसका उत्तर। नक्की झील है ये कहां पर स्थित है? तो ये नक्की झील है ये कहां पर? माउंट आबू सिरोही के अंदर हो जाएगी। नक्की झील है माउंट आबू सिरोही के अंदर है। तो नक्की झील का निर्माण कैसे करवाया, किस तरह से हुआ था? ये नाखूनों से खोद कर इसका निर्माण किया गया है। तो नक्की झील का निर्माण नाखूनों से खोद कर निर्माण किया गया था। और किसने किया था? देवताओं ने नाखूनों से खोद कर। नक्की झील है ये राजस्थान की ऊंची सबसे ऊंची एवं गहरी झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील है, माउंट आबू के अंदर है जो। तो ये नक्की झील है, ये नक्की झील है तो ग्रासियों की ये सबसे पवित्र झील है। ग्रासियों की सबसे पवित्र झील है। दोस्तों एक और है कि नक्की झील है जो शीत ऋतु के अंदर है ना, तो शीत ऋतु के अंदर है ये नक्की झील है, ये जम जाती है। शीत ऋतु के अंदर है नक्की झील है, ये जम जाती है। हाँ नक्की झील है ये मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की झील है तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा माउंट आबू। बी ऑप्शन को आप राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा अविर्भाव समास है? कौन सा है? रण में कौशल, पीला है वस्त्र जिसका समय के अनुसार सत्य के लिए आग्रह है। तो बताइए कौन सा है जो अविर्भाव समास है? तो इनमें से कौन सा है अविर्भाव समास है? चलिए सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? यहां पर क्या होगा? अविर्भाव समास है ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो तो यहाँ पर कुछ बी ऑप्शन बता रहा है, तो लेकिन ये बी वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सी है समय के अनुसार, ये अविर्भाव समास है समय के अनुसार। तो आपको सी ऑप्शन को लॉक कर दिया, यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा है कि जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पंचभद्रा, रुणकरणसर,
कावोदा और इनमें से कोई नहीं। तो जैसलमेर में जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है, बताइए। तो आपका ऑप्शन है कावोदा। कावोदा ये खारे पानी की झील है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, इलेक्ट्रिक इंग्लिश मेल और इंसिडेंशियल मेल। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है, चलिए फटाफट इसका उत्तर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो सबसे सस्ता साधन माना जाता है। तो ये सबसे सस्ता साधन है, किसको माना जाता है बेटा। तो ये सबसे सस्ता साधन है, ये ईमेल को माना जाता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। सभी लोग कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल के समान नयन में समास है। तो बताएं कमल के समान नयन है उनमें कौन सा समास है। आविर्भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय है। तो बताइए कमल के समान नयन है, तो इसके अंदर कौन सा समास है। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आंखें हैं जिसकी, तो किसकी है ये आंखें। कमल के समान किसकी है यहाँ पर आंखें। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर कर्म, आंखें हैं जो कर्म बता रहा है। तो यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। तो आपको डी ऑप्शन ही आपको बिल्कुल राइट करना है। नेक्स्ट पर्सन आपसे पूछा है कि निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है। चित्तौड़, बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर। तो बताइए कौन, किसी भी जिले के अंदर नहीं है, बताइए। ये चित्तौड़ में, पाली में, उदयपुर में है। तो यहां पर तो है। तो बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा के अंदर रेल मार्ग नहीं है। तो बी ऑप्शन को अपने ब्लॉक करेंगे। तो बांसवाड़ा का सीमावर्ती कौन सा है। तो बांसवाड़ा का सीमावर्ती है डूंगरपुर है। डूंगरपुर है, वहां पर तो पहुंच गई, वहां पर तो पहुंच गई है। तो बांसवाड़ा के अंदर कोई भी रेल मार्ग नहीं है। तो आपको बी ऑप्शन को आपको सही करना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत सीमा का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त। तो राजस्थान की जो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो किसको इस्तीफा देता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है जिला प्रमुख को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, आपसे क्या पूछा है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क, इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क और इंटरनल नेटवर्क है। तो बताएं, बताएं दोस्तों। तो यहाँ पर इंटरनेट का पूरा नाम क्या होगा, इंटरनेशनल नेटवर्क। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक देवी रानी सती का जो वास्तविक नाम है वो क्या है। शीला देवी, मदिरा, नावा, नारायणी। तो आपका हो जाएगा नारायणी देवी है, उसका वास्तविक नाम क्या है, नारायणी देवी है। ये रानी सती है, तो ये अपने पति की मृत्यु के बाद में ये सती हो गई थी। ये अपने पति के बाद सती हो गई नारायणी देवी। नारायणी देवी का मंदिर कहाँ पर है। तो ये मंदिर आपके झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू के अंदर है नारायण देवी का मंदिर झुंझुनू में है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। और इन्हीं नारायणी देवी को क्या बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है। तो इन्हीं को बोला जाता है दादी जी भी बोला जाता है, इनको दादी जी भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, कहना शब्द का भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, तो इसका क्या करना है, परिवर्तनीय यानी पर, परिवर्तन करना है। तो क्या कथन, कथनी, कहावत और कथानक है। तो क्या हो जाएगा, कहना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा। चलिए बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो वो होगा कथन। कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है, हर एक ने जूते पहन
रखी है, इसका वाक्य में है वर्तनी संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि और वाचक वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। तो हर एक ने जूते पहन रखी है इस वाक्य में, तो कौन सी अशुद्धि है इस वाक्य के अंदर? तो आपकी वचन संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या होना चाहिए था? तो सभी ने जूते पहन रखे हैं, तो सभी ने जूते पहन रखे हैं। तो यहां पर क्या आ गया है? तो यहां पर रखी आ गया है, तो यहां पर रखी आ गया है, तो ये वचन संबंधी अशुद्धि है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि जंगला शब्द का तत्सम रूप है जंगल, बात, वन, वातायन है। तो जंगला शब्द का तत्सम रूप चुनिए। तो तत्सम रूप कौन सा है जंगला शब्द का? कौन सा इसके अंदर तत्सम शब्द है? जंगल, बात, वन और वातायन है। चलिए बताइए। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा वातायन। वातायन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं वह है। हाँ दोस्तों, ये किस में आया था? ये पर्सन आया था परशु परिसर के अंदर, ये पर्सन आया था परशु परिसर के अंदर, ये पर्सन आया 2024 के अंदर, ये पर्सन आया हुआ है। तो सूलिया, जोरावा, सुपना और हमसिडो। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन हमसिडो। तो हमसिडो है ये भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जो स्त्री पुरुष है साथ मिलकर मिलकर गाते हैं। तो आपको डी ऑप्शन को सही करना है। चलिए नेक्स्ट पर्सन क्या पूछा कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो राजस्थान राज्य का जो अभिलेखागार है वो कहाँ पर है? तो आपका उत्तर होगा बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर है राजस्थान अभिलेखागार। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? हाँ, जल महल, जल महल किसे कहा जाता है? सरड़ा रानी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी और महिला बाग जालरा जोधपुर। तो जल महल, रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जल महल है ये बटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंदर है। और आपसे पूछे कि मारवाड़ का फ्रिज किसे कहा जाता है? किसको बोलते हैं मारवाड़ का फ्रिज? बताएं, सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि मारवाड़ का फ्रिज है ये किसको बोलते हैं। चलिए चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मारवाड़ का फ्रिज, एक चलता फिरता फ्रिज भी होता है, वो बकरी को बोलते हैं। बकरी को बोलते हैं चलता फिरता फ्रिज, और मारवाड़ का फ्रिज बोलते हैं बादला को, बादला को बोलते हैं। तो इसके अंदर ठंडा पानी रहता है। इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर्सन है बोरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट, उदयपुर। तो बताइए बोरा समाज का जो उर्स है, उर्स का मेला है जो वो कहाँ पर बढ़ता है? तो बोरा समाज का ये उर्स कहाँ बढ़ता है? तो ये आपका बढ़ता है गलियाकोट में। गलियाकोट में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बोरा समाज का जो है ये कहाँ पर बढ़ता है? गलियाकोट में। तो गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर में। तो ये मेला किसका बढ़ता है? बोरा समाज का। ये बढ़ता है आपका दाऊदी, दाऊदी बोहरा का। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, मेगाबाइट, ये सभी। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है?
चलिए, इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। ये कंप्यूटर का प्रश्न है, तो इसका राइट हो जाएगा बिट बोलते हैं क्या, बिट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्विंग। द्विंग। तो रात दिन के अंदर कौन सा समास है? तो रात दिन के अंदर आपका यहाँ पर है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास, ए ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर जो द्वंद्व समास है, तो जिसके दोनों पद, द्वंद्व समास किसको कहते हैं? तो जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। और यहाँ पर जो तत्पुरुष, तत्पुरुष है, ये कौन सा होगा? जिसका द्वितीय पद, द्वितीय पद प्रधान हो। और बहुब्रीहि समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास है जिसमें कोई पदों का प्रधानता का कोई अर्थ ना हो और जो अलग उसका अर्थ निकल सके। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे है, राज्य की आईटी नीति कब घोषित की गई? 1 जनवरी 2006, 1 जून 2006, 1 दिसंबर 2007, 1 मार्च 2008। तो बताइए, राज्य की आईटी नीति है वो कब घोषित की गई थी? आईटी नीति, चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर बताइए। राज्य की आईटी नीति है वो कब घोषित की गई? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईटी नीति है ये 1 दिसंबर 2007 को घोषित की गई थी। तो आपका सी ऑप्शन को ब्लॉक कर दे, सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट करें। चलिए, नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा है कि जो पहले कभी नया हुआ हो। अद्वैत, अनुपम, अप्रिय और इनमें से कोई नहीं। जो पहले कभी ना हुआ, इसके लिए कौन सा एक जो शब्द है उसका उपयोग होता है? कौन सा शब्द बोलेंगे जो पहले कभी ना हुआ हो? तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? कभी न हुआ हो, इसके लिए कौन सा शब्द है जो एक शब्द का अपने प्रयोग कर सकते हैं? तो यहां पर इसका आंसर आएगा अद्भुत। अद्भुत आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? सरस्वती, गंगा, चंबल, उक्त कोई नहीं। तो कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के समीप विकसित हुई है? तो वो आपका उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी के समीप। सरस्वती नदी के समीप है। तो ये कालीबंगा सभ्यता है, ये कहाँ पर है, किसमें है? तो ये घग्गर नदी, घग्गर नदी, ये सरस्वती नदी है, ये लुप्त हो गई है। तो लुप्त होने के बाद में इसे घग्गर नदी के रूप में देखा जाने लगा है। ये कालीबंगा है, ये घग्गर नदी के किनारे पर है। तो कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा सभ्यता का अर्थ होता है बेटा काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। तो यहाँ पर कालीबंगा में मानव शरीर, मानव शरीर के कंकाल के यहाँ पर अवशेष मिले थे। कालीबंगा सभ्यता के अंदर बिना धड़ वाला, बिना सिर, बिना धड़ का कंकाल मिले थे, बिना शरीर का। और एक एक मानव शरीर का जो कंकाल रूपी धड़ मिला था। कालीबंगा सभ्यता के अंदर जूते हुए खेत मिले थे। कालीबंगा सभ्यता के अंदर जूते हुए खेत के भी प्रमाण मिले हैं। तो इस पर्सन को आप सभी स्टार लगा लीजिएगा, इस पर्सन को स्टार लगा लीजिएगा। आपसे पूछ सकते हैं जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले, तो वो हो गया आपका कालीबंगा में। तो यहाँ पर युगल काल है, यहाँ पर युगल का शव भी मिला, यहाँ पर युगल का शव भी मिला है, यानी साक्ष्य या प्रमाण है। तो युगल कौन सा होता है? प्रेमिका जोड़ा, जो लड़का और लड़की दोनों का प्रेमिकाओं के जोड़े यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर तो आपका राइट हो जाएगा सरस्वती हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता की, इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी
भी कहा जाता है, तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप है? तो वो हो गया सरस्वती नदी के। तो आपको ए ऑप्शन को सही करना है। नेक्स्ट डीओएस का पूरा नाम क्या है? डिस्क का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑप सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताइए डोज का पूरा नाम क्या है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार है? मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ है वो किस नृत्य के कलाकार है? तो ये आपका हो जाएगा तेरह ताली नृत्य हो जाएगा, आपका तेरह ताली नृत्य है। लक्ष्मण दास कामड़ है। कामड़िया कामड़िया किसने चलाए थे? कामड़िया पंथ किसने चलाया था? कामड़िया पंथ है तो किसका है? तो ये है रामदेव जी का पंथ है। कामड़िया रामदेव जी ने चलाया था। आपको पता होगा कि रामदेव जी ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो ये आंदोलन क्यों चलाया था? क्यों चलाया था? क्योंकि जो हिंदू लोग थे तो वो मुसलमान लोगों के दबाव में आकर उस समय में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। हिंदू मुस्लिम हो गए और मुस्लिम हिंदू हो गए। इस तरह से वो अशुद्धि आंदोलन चलाया था जिसके अंदर जो मुस्लिम थे उनको हिंदू बनाया गया था। तो वो शुद्धि आंदोलन कहा जाता है इसको। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे जो पढ़े लिखे थे और उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना भी की थी। तो यहाँ पर तेरह ताली नृत्य हो जाएगा। ये कौन से मेले में की करते हैं? ये रामदेव जी मेले में, रामदेव जी मेले में तेरह ताली नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक रामदेव जी जो तेरह ताली नृत्य करते हैं, रामदेव जी का जो पद पद होता है जो जिनकी पूजा की जाती है तो वो पद चिन्ह कौन सा होता है? तो रामदेव जी का पद चिन्ह होता है पगलिया होता है, पगलिया। और इनके जो मेघवाल जाति के लोगों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? और जो इनके जो पैदल यात्री है तो उनको क्या बोलते हैं? पैदल यात्रियों को, तो पैदल यात्रियों को जातरक बोलते हैं, जातरन बोलते हैं, जातरन। हाँ, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को सही करना है। चलिए अगला प्रश्न है, सहेलियों की बाड़ी स्थित है जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, नागौर। तो सहेलियों की बाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? तो सहेलियों की बाड़ी है ये आपके उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और रनिंग प्रोग्राम। तो एमएस वर्ड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, खर का पर्यायवाची शब्द है खरगोश, मूर्ख, शशक और गधा। तो खर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। ये हो जाएगा गधा हो जाएगा, खर का पर्यायवाची हो जाएगा गधा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? काली, दुर्गा, भावल माता और करणी माता। तो बताए चारण जाति है वो अपने किस देवी को कुल देवी मानते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा करणी माता को। करणी माता को ये कुल देवी मानते हैं। और ये करणी माता के मंदिर में चूहे रहते हैं। कौन से चूहे रहते हैं? तो यहाँ पर रहते हैं सफेद चूहे रहते हैं, सफेद चूहे रहते हैं। और इनको काबा कहा जाता है।
करणी माता को चूहे वाली देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करणी माता को चूहे वाली देवी भी बोलते हैं। तो ये करणी माता का मेला है, कितनी बार भरता है? वर्ष में कितनी बार भरता है? तो ये वर्ष में 2 बार भरता है। वर्ष में 2 बार मेला भरता है। कब भरता है? नवरात्रा को। नवरात्रा को ये मेला भरता है। तो ये नवरात्रा, एक नवरात्रा आश्विन के नवरात्रा को भरता है और दूसरा भरता है चैत्र के नवरात्रा को। इसका मेला भरता है, 2 बार इसके मेले भरते हैं। तो इन्होंने मेहरानगढ़ के किले की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ के दुर्ग है उसकी नींव रखी थी, नींव रखी थी। और इसके नींव रखने के बाद राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है शिव का विशेषण है। शिव का शिवेश शिव शंकर शिवालिक। तो बताएं शिव का विशेषण है वो कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ पर? चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर बताइए क्या होगा आपका शिव का विशेषण। तो यहाँ पर शिव का जो विशेषण है, शिव का विशेषण क्या है? क्या बोलते हैं शिव, शिव के? शंकर। तो बताएं सर जी, शिव या शंकर, क्या बोलते हैं? शिव के विशेषण क्या है, शिव या शंकर? क्या हो जाएगा? तो आपका राइट हो जाएगा, शिव हो जाएगा, शिव। चलिए अगला प्रश्न है, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी ध्यानपूर्वक देखें। इसका उत्तर है, ध्यानपूर्वक दें, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हरिद्वार, या आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा होता है? मर्तकुंडिया, मर्तकुंडिया हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कहाँ पर है? ये चित्तौड़ के अंदर है, चित्तौड़ के अंदर है। तो पर अस्थियां विसर्जन करते हैं, यहाँ पर अस्थियां विसर्जन करते हैं, जो मर जाते हैं उनकी अस्थि यहाँ पर विसर्जन की जाती है, अस्थियों को बहाया जाता है मर्तकुंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ है, वो किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? वेणेश्वर, वणेश्वर, वणेश्वर है। वणेश्वर नावा टापरा में, टापरा में, नावरा टापरा कहाँ पर है ये मेला है, ये माघ की पूर्णिमा को लगते हैं। तो यहाँ पर अपने बात करेंगे आदिवासियों का हरिद्वार कहाँ है? मर्तकुंडिया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? भारत के अंदर इंटरनेट सेवा कब से प्रारंभ होती? इंटरनेट की सेवा भारत के अंदर 1992, 1993, 1994, 1995। तो कब हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1995। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पर्सन है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो मीणा जनजाति के लोग है जो कौन से देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? भूरिया बाबा, रामदेव बाबा और देव बाबा, उक्त सभी की। तो बताएं दोस्तों, मीणा जनजाति के लोग है वो कौन से देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भूरिया बाबा। भूरिया बाबा की ये झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। मीणा जनजाति ये कितनी प्रकार की होती है? तो मीणा जनजाति है ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक हो गई जमींदार, जमींदार हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी चौकीदार, दूसरी हो जाएगी चौकीदार। जमींदार जनजाति की है ये जमींदारी करते हैं, किसान वगैरह होते हैं, और चौकीदार है वो चोरी वगैरह करते हैं, चौकीदार है वो चोरी वगैरह करते हैं। तो मीणा जनजाति के दो दो प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चक्करपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो बताएं, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो बताइए चक्करपाणी शब्द में कौन सा समास है? चलिए फटाफट सभी उत्तर है
इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास का है, चक्रपाणी है बहुव्रीहि समास का है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1955, 1968, 1964, 1975। तो बताइए दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर का विकास है ये हुआ था 1964 के अंदर। कब हुआ था? 1964 में इसका विकास हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दे, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर का विकास है वो 1964 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है उसे कहते हैं। तो क्या पूछा? जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसे क्या कहते हैं? पंचायनन, उर्वरा, ध्वस्त या खंडित है? तो बताइए, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है तो उसको क्या कहते हैं? चलिए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका राइट आंसर होगा ध्वस्त होना, पूरी तरह से बर्बाद होना, ध्वस्त होना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी सी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहां से पै से हो गया पीछे, पीछे जो शब्द के पीछे लगता है, जो पद पीछे लगता है और शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इक, आई, इत और ई। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर है? तो यहाँ पर आई प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? तो ऊंच धन, ऊंच धन प्लस आई, तो ऊंचाई, तो आई यहाँ पर लगा हुआ है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट, हल चार्ट। तो बताइए, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो वो होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन थी? तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी थी, वो कौन थी? बताओ बेटा, सिसोदिया वंश में किसका जन्म हुआ था? तो सिसोदिया वंश के अंदर सबसे जो प्रतापी राजा था उसका जन्म हुआ था। वो उसके आगे महाराणा लगता है, महाराणा। जो प्रतापी सबसे प्रतापी होता है उसके आगे महाराणा लगता है, उसका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप था। तो इनकी कुल देवी थी बाण माता थी, बाण माता इनकी कुल देवी थी। तो दोस्तों इसको बाणिया माता भी कहा जाता है, बाण माता को बाणिया माता भी कहा जाता है। तो ये ए ऑप्शन हो गया। तो कुल देवी, तो कुल देवी, इस वंश की कुल देवी है वो कौन थी? कुल देवता, कुल देवता कौन से थे? तो एक लिंग, एकलिंग जी थे। एकलिंग जी महाराज है जो इनके कुल देवता थे। एकलिंग जी का जी महाराज का जो मंदिर था वो किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? ये तो इनको उपाधि है। तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? तो बताओ, बताओ विद्यार्थियों, बप्पा रावल का मूल नाम है क्या है? तो बप्पा रावल का मूल नाम है काल भैरव, काल नहीं सॉरी काल भोज है। इनका मूल नाम है काल भोज है। बप्पा रावल का मूल नाम है काल भोज है। इनको हरित ऋषि ने क्या दिया था वरदान के अंदर? हरित ऋषि ने इनको वरदान में क्या दिया था? तो इनको दिया था मेवाड़ का सिंहासन दिया था, मेवाड़ का सिंहासन दिया था। तो मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है? तो बाण माता है। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया कि कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? तो बताएं कौन सी जाति अनुयायी? थोरी, गुज्जर, सारण, जाट। तो बताएं कौन सी जाति है जो पाबूजी की अनुयायी है? पाबूजी की अनुयायी है। बताओ विद्यार्थियों, पाबूजी है ये किस में आते हैं? पाबूजी किस में आते हैं? तो पाबूजी पंच पीर में आते हैं। पाबूजी है ये पंच पीर में आते हैं। ये पाबूजी अनुयायी थे। कौन थे इनके अनुयायी? तो थोरी, थोरी थे इनके अनुयायी। तो आपके ए ऑप्शन आपका राइट होगा। पाबूजी है, पाबूजी है ऊंट लाने वाले, ऊंट लाने वाले देवता कहलाते हैं।
पाबूजी है ये ऊंट वाले देवता कहलाते हैं। तो बताइए पाबूजी जो राजस्थान में ऊंट है, तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय है ये पाबूजी को जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है भेद खोलना, भय से घबरा जाना, शक होना और पराजित होना। तो बताइए माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा शक होना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को ब्लॉक कर दें। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का बेसिन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, इसके स्टार लगा लीजिएगा। तो बताइए राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का बेसिन है वो किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर कश्मीर है ये उदयपुर को कहते हैं और पूर्व का बेसिन है ये भी उदयपुर को कहते हैं। तो उदयपुर में झीलों की नगरी है। उदयपुर है जो झीलों की नगरी है। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लें यहाँ पर तो पेरिस, तो पूर्व का पेरिस, पेरिस कौन सा हो जाएगा? तो पेरिस, पेरिस किसको कहते हैं? तो वो कहेंगे जयपुर को कहते हैं, जयपुर को। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। आप सी ऑप्शन को बिल्कुल राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है कोबोल भाषा, फोरट्रान भाषा, मशीन भाषा और बेसिन भाषा। तो बताएं सारे कंप्यूटर के अंदर है कौन सी भाषा लागू होती है? कौन सी भाषा लागू होती है? तो वो हो जाएगा मशीन भाषा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, मशीन भाषा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिना घर का, तो बताइए बिना घर का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका घर नहीं है, तो जिसका घर नहीं है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, आंसर बताइए सभी। दोस्तों यहाँ पर अनाथ है, अनाथ कौन सा हो जाएगा? अनाथ वो हो जाएगा जिसके माता पिता नहीं है। जिसके माता पिता नहीं है उसको अनाथ कहते हैं। अनिकेतन, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अनिकेतन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका घर नहीं है उसके अनिकेतन कहते हैं। निकेतन, निकेतन किसे कहते हैं? निकेतन, तो निकेतन जिसका घर हो, जिसका मकान है, जिसका मकान घर हो उसे निकेतन कहते हैं। आपने घर का पर्यायवाची तो पढ़ा है, घर का पर्यायवाची क्या होगा? निकेतन हो जाएगा। घर का पर्यायवाची निकेतन हो जाएगा। तो यहाँ पर बिना घर, बिना घर का अनिकेतन। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट है नवरात्रा का लक्खी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? केला देवी, करणी माता, शीतला माता, नागा नेची। तो बताइए नवरात्रा का जो लक्की मेला है वो किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? चलिए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो जो नवरात्रा का लक्की मेला है वो किस प्रसिद्ध लोक देवी का है संबंध में है? केला देवी, करणी माता, शीतला माता और नागा नेची। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सी देवी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा केला देवी। केला देवी है ये कहाँ पर है? तो केला देवी है का मंदिर है ये करौली के अंदर है। करौली के अंदर है ये। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो यहाँ पर लांगोरिया गीत गाया जाता है। लांगोरिया गीत, लांगोरिया गीत कौन गाते हैं? तो यहाँ के भगत जन है वो लांगोरिया गीत गाते हैं। लांगोरिया गीत गाते हैं। तो इसको भक्ति का गीत बोलते हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा केला देवी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है जो सब कुछ जानता हो। तो बताएं सर्वज्ञ, अज्ञ, विशेषज्ञ और कृतज्ञ। तो बताएं इसका क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता हो, जो जिसका ज्ञाता हो, उसको सब कुछ पता है तो उसके बारे उसको क्या बोलते हैं? चलिए सभी फटाफट इसको उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बताएं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जो सब कुछ जानता हो
और जिसके बारे में जानकारी नहीं हो उसको अल्पज्ञ कहा जाता है, अल्पज्ञ कहा जाता है। सब कुछ जानता है यानी कि विद्वान, तो ए वाले को ब्लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। तो मथेरना है किस जिले की है? तो ये बीकानेर की लोक कला है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा आदिवासी महिलाएं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। तो मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? चलिए बताइए दोस्तों, कौन सी जनजाति से है? तो ये आपका हो जाएगा भील जनजाति से है। तो जो मांडना होता है, जो मांडनिया होता है, ये गेरुआ कलर का होता है, गेरुआ कलर का, जिसको मांडना बोलते हैं, मांडनिया बोलते हैं, मांडनिया वही है। तो यहाँ पर आपका मोरनी मोड़ना हो गया, मीणा की जनजाति से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, ग्रासिया, डामोर, मीणा। तो बताइए फाइरे फाइरे है वो कौन सी जनजाति के रणघोष है? फायरे फायरे है ये भील जनजाति का रणघोष है, भील जनजाति का है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो बताइए महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है वो कौन सी है? तो इस प्रश्न को कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ हो जाएगा। तो कुंभलगढ़ के कौन सी दुर्ग के अंदर? ये कटारगढ़ है, कटारगढ़ दुर्ग है। दुर्ग के अंदर बादल महल, बादल महल में इनका जन्म हुआ था। तो इसका जन्म हुआ कुंभलगढ़ कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर, 1540 के अंदर। विक्रम संवत में कब हुआ था? तो विक्रम संवत कौन सा था उस टाइम? तो विक्रम संवत था 1597, 1591। तो ये 57 साल बाद में आता है, 57 साल के बाद में आता है। तो यहाँ पर ये इनका जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 के अंदर, 19 जनवरी 1597 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? भवाई, गरबा, गेर, घूमर। तो बताइए नृत्य की कौन सी शैली से दयाराम संबंधित था? दयाराम का कौन सी शैली से संबंध था? नृत्य की कौन सी शैली से संबंध था दयाराम का? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बवाई शैली से संबंध था इनका, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सीता माता वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कोटा, सिरोही, बूंदी, चित्तौड़गढ़ है। तो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सी जिले के अंदर स्थित है? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, कोई भी गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपके लिए। तो ये आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये अभयारण्य चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की सीमा पर है, स्थित है, सीमा पर है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की सीमा पर है। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ करेंगे। तो यहाँ पर सीता माता वन्य अभयारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर ये उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अभयारण्य है, ये उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लखिया बाटा प्रसिद्ध है, यहाँ पर लखिया बाटा प्रसिद्ध है। सीता माता, सीता माता ये लखिया बाटा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन है, सभी ब्लॉक कर दे डी ऑप्शन को। नेक्स्ट प्रश्न है, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, चूरू। तो बताइए मरु राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान कौन सा है? तो ये अपना हो जाएगा मरु उद्यान है जो जैसलमेर में है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल
सही हो जाएगा। मरु उद्यान है जो जैसलमेर में है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। ये राजस्थान का एकीकरण का है जो प्रथम चरण है। मत्स्य संघ है राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण है। प्रथम चरण के अंदर कौन सा आता है? ए बी सी डी, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कौन सा? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, तो ये आते हैं। तो राजस्थान के मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को या 18 मार्च 1948 को? बताइए, या फिर 25 मार्च 1948 को या 30 मार्च 1949 को? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा इसका? तो यहाँ पर आ गया 18 मार्च 1948, 18 मार्च से 1948 को आ गया। और इसके अंदर 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो इसके अंदर कितने चरणों में हुआ था? तो ये हुआ था 7 चरणों के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, नाक में, कान में, कमर में, पाँव में। तो ये कंदोरा नामक आभूषण है, इसको करधनी, करधनी या कनकती, कनकती भी बोलते हैं, कनकती भी बोलते हैं। तो ये आभूषण कंदोरा ये कहाँ पर पहनते हैं ये बताएं? तो ये हो जाएगा आपका कमर के अंदर पहनते हैं, कमर में। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? रणथंभौर, जैसलमेर, चित्तौड़, मेहरानगढ़। तो सोनार दुर्ग है वो किसको बोला जाएगा? बताओ प्यारे विद्यार्थियों। तो ये बोला जाएगा जैसलमेर को। आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर है, सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में होता है? 1965, 1970, 1968 और 1963। तो बताइए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना है वो कौन से वर्ष हुई थी? चलिए बताइए। तो ये इसकी स्थापना है ये हुई थी 1965 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1965 के अंदर हुई थी। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा खोज परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की जरूरत है। तो प्रतिदिन कितनी दूध की जरूरत है? 280 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम। तो बताइए भारतीय चिकित्सा खोज परिषद के अनुसार प्रतिदिन दूध की व्यक्ति दूध की आवश्यकता होती है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए। कितने दूध की आवश्यकता होती है प्रतिदिन? चलिए इसका उत्तर होगा आपका, उत्तर क्या आ जाएगा? 280 ग्राम। 280 ग्राम है ये प्रतिदिन दूध की आवश्यकता जरूरत होती है, 280 ग्राम। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन को ब्लॉक कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु किस देवी की पूजा की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तन्नोट देवी, तन्नोटिया देवी, पथवारी माता, बावल माता और इंदर माता। तो बताएं तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु किस देवी की पूजा की जाती है? तो कौन सी देवी की पूजा की जाती है तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका उत्तर बताएं सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। और सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, सेशन को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा पंतवारी माता, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सभी विद्यार्थी है बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डूंगर जी व ज्वार जी किस जिले के थे? सीकर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो डूंगर जी व ज्वार जी किस जिले के थे? दोनों कौन से जिले के थे, डूंगर जी और ज्वार जी? तो बताएं। तो ये है आपके थे सीकर के थे। कहाँ के? सीकर के थे। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।